डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग संख्या के 10 नियम सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे मेंटोर्स, आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज का पहला नियम है, सम नाउन्स आर सिंगुलर in their meaning but are used as plural nouns and also take plural auxiliary verbs always, such as people, cattle, police. कुछ संज्ञाएं अर्थ में एक वचन होती हैं किंतु उन्हें बहुवचन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे पीपल यानी लोग, कैटल यानी मवेशी और पोलिस यानी पुलिस। साथ में जो सहायक क्रिया होती है जैसे इज, वॉज, विल, एम, आर, ये भी बहुवचन के रूप में उपयोग में आती है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी मैदान में चर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटल जो है वो यहाँ पे एक संज्ञा है और आर जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है या एक सहायक क्रिया है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पीपल आर इनडिफरेंट टू यू इन न्यू सिटीज। नए शहर में लोग आपसे आपके प्रति तटस्थ रहते हैं या उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे पीपल जो है वो संज्ञा है और आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट, दूसरा नियम है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म and always take plural auxiliary verb like pair of scissors, premises, thanks, spectacles, etc. यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में उपयोग में आती हैं तथा साथ में सहायक क्रिया भी बहुवचन के रूप में ही उपयोग में आता है। जैसे पेयर ऑफ सिजर्स, ध्यान रखिएगा सिजर नहीं होता है, ये सिजर्स होता है, आखिर में एस लगा होता है, इसका अर्थ होता है कैंची। और पेयर ऑफ सिजर्स इसलिए क्योंकि कैंची में दो हिस्से होते हैं और दो ब्लेड्स होते हैं और दो ब्लेड्स चलते हैं जिससे काटने की क्रिया होती है, तो इसलिए पेयर ऑफ सिजर्स होता है। ऐसे ही प्रेमाइसिस या प्रेमिसेस, इसका मतलब है परिसर। थैंक्स, एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी धन्यवाद के लिए थैंक्स बोला जाता है। और स्पेक्टिकल्स, या सही शब्द है पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, क्योंकि चश्मे में दो लेंस लगे हुए हैं इसलिए ये पेयर है, जोड़ी है। पेयर मतलब जोड़ी, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इत्यादि इत्यादि। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आई कैनॉट फाइंड माई ट्राउजर्स, वेयर आर दे। ट्राउजर्स मतलब होता है पतलून, उसमें दो पैर होते हैं इसलिए इसको भी पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोलते हैं। पेयर यानी जोड़ी है, दो पाँव में हम इसको पहनते हैं तो नीचे दो पाँव रहते हैं पतलून में और इसलिए वो जोड़े में है, इसलिए इसको हम पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोलते हैं। सही शब्द है पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आई कैनॉट फाइंड माई पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वेयर आर दे। मुझे अपनी पतलून नहीं मिल रही है, वो कहाँ है। जल्दबाजी में लोग पेयर ऑफ ट्राउजर्स को केवल ट्राउजर्स बोलते हैं लेकिन सही है पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब इसमें एस लगा है इस संज्ञा में और हम सोचते हैं कि ये असल में बहुवचन है, पर ये बहुवचन नहीं, ये एक वचन है। असल में एक पतलून की बात हो रही है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो लगा है आर। ठीक है, दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, शी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब देखिए चश्मे की जोड़ी का उसने ऑर्डर दिया हुआ है खरीदने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे गुणवत्ता का चश्मा है, क्लासी है, उसको बोलते हैं क्लासी है। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स या जो है वो यहाँ पे एक ऐसी संज्ञा है जो जिसके आगे एस लगा हुआ है। ठीक है, तो वो हमको लगता है कि वो प्लूरल है, पर वो प्लूरल यानी बहुवचन नहीं है, वो एक वचन में ही है। एंड दे आर, ए आर ई आर लगा हुआ है, ये एक सहायक क्रिया है। ठीक है, और वो भी प्लूरल की ही है। आर जो है वो बहुवचनीय या बहुवचन में ऑक्सिलरी वर्ब है। तीसरा नियम है,
There are some nouns that always take singular verb, such as news, ethics, machinery, advice, stationery, physics, मैथमेटिक्स etc. कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा एक वचन सहायक क्रिया का ही उपयोग होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है तो हमको लगता है कि ये बहुवचन है, लेकिन इसके साथ में जो इज लगा हुआ है ये एक कैसी क्रिया है? ये एक वचन में क्रिया है। आर बहुवचन होता है, इज जो है वो एक वचन की जो है सहायक क्रिया है। तो गणित मेरा पसंदीदा विषय है। ऐसे ही देखते हैं, अगला एक उदाहरण है, द न्यूज ऑफ हिज गोइंग अब्रॉड इज ट्रू। अब्रॉड यानी विदेश जाना, तो उसके विदेश जाने का समाचार सत्य है। यहाँ पे भी आप ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, वो इज लगा हुआ है। इज मतलब है। अच्छा, और ये है अगेन सिंगुलर, यानी एक वचन, बहुवचन नहीं है ये। तो जैसा कि ऊपर कहा गया था कि कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा एक वचन सहायक क्रिया का ही उपयोग होता है, वो इस जगह पे आप देख रहे हैं। चौथा नियम है, सम नाउन्स इंडिकेट द नंबर, मेजर, मनी, लेंथ, वेट etc. They remain unchanged when any definite numeral precedes these nouns। यानी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि संख्या, कोई भी संख्या, माप ये भी संख्या में होती है, लंबाई ये भी संख्या में होती है, संख्यात्मक है, वजन ये भी संख्यात्मक है, इत्यादि के बाद लिखे जाते हैं। इन संख्याओं में, जो कि इन संख्याओं के बाद में जो संख्या लिखी जाती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो बहुवचन में नहीं आ जाती हैं। जैसे किसी, आपने एक दर्जन केला खरीदा, तो आपने एक से अधिक केले खरीदे हैं, लेकिन तो आपको लगेगा कि हम आगे इंग्लिश में डजन लिखें, दर्जन के लिए डजन, लेकिन हमें लगता है कि इसको हम डजन्स लिख दें। तो डजन्स नहीं, वो डजन है, केवल एक दर्जन ही खरीदा है आपने, कई सारे दर्जन नहीं खरीदे आपने। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द शॉप। अब यहाँ पे डजन्स का उपयोग नहीं हुआ है, उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे दुकान से। तो 2 डजन, 2 दर्जन, बस। उसके, तो संख्या के बाद में जो इकाई है, इकाई जो है वो एक वचन में ही रह जाती है, वो बहुवचन में इकाई नहीं जाती है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दूसरे में है, माई ऑफिस इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, नॉट किलोमीटर। मेरे कार्यालय से मेरे घर की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर्स हम लिख रहे हैं फ्रॉम माई हाउस, नॉट किलोमीटर। अब यहाँ पे जो आगे लिखा जा रहा है वो किलोमीटर्स है, किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। पांचवा नियम है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो सामूहिक संज्ञा है वो दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में ही उपयोग में आते हैं। जैसे द गवर्नमेंट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। यानी जो सभ्यता, सभ्यता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, का एक बहुत बड़ी, सभ्यता की बड़ी भारी उपलब्धि है कि एक सरकार बनाई जाती है, एक शासन करने के लिए एक सरकार बनाई जाती है। तो यहाँ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो कई लोगों के साथ मिल के गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये एक वचन में इसका उपयोग हो रहा है, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता भी यहाँ पे एक वचन में ही उपयोग हो रहा है। तो ये दोनों एक वचन बहुवचन दोनों में उपयोग में आ सकते हैं। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कई जगहों पे है ये, और पहले भी ये हुआ करता था कि जब कोई न्याय की प्रक्रिया चलती थी, कोई न्याय करना होता था, तो बहुत सारे लोग, जजेस, बैठ के एक साथ अपना मत प्रस्तुत करते थे और फिर न्याय किया करते थे।
एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता था, एक पूरी कमेटी बनती थी, एक समिति बनती थी। इस कमेटी को कहते थे जूरी। तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो जूरी एक मत नहीं थी, है ना। पर जूरी कई लोगों के साथ तो बनी हुई है, लेकिन है तो एक जूरी, यानी ये एक वचन के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। There are nouns that give different meanings when used as a singular and other meaning when used as a plural noun. कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका अर्थ एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी अधिकार। एक अथॉरिटी होती है, हमारे पास अथॉरिटी है कोई कार्य करने की, आपके पास कोई अथॉरिटी है कार्य करने की, आपके पास अधिकार है। लेकिन अथॉरिटीज, बहुत सारे अधिकारियों को बोलते हैं अथॉरिटीज। ये हमारे कॉलेज की अथॉरिटीज हैं, ये हमारे ऑफिस की अथॉरिटीज हैं, यानी वो अधिकारी हैं। ऐसे ही है एक फोर्स। फोर्स का मतलब होता है एक तरफ शक्ति, ताकत, बल, और दूसरी तरफ फोर्सेस। जब ये प्लूरल हो जाता है फोर्सेस, तो इसका मतलब होता है सेना। सेना यानी आर्मी, ठीक है। ऐसे ही वेजेस, वेजेस और वेज। वेज का होता है मतलब कि गतिविधि, कोई भी गतिविधि हो जो कि श्रृंखलाबद्ध हो, है ना। कोई भी गतिविधि हो जो श्रृंखलाबद्ध हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेज, वेज। और वेजेस हम जब बोलते हैं तो वेजेस का मतलब होता है कि वेतन या मजदूरी। वेजेस, डेली वेजेस पे काम करते हैं लेबरर्स, मजदूर काम करते हैं मजदूरी पाने के लिए, तो होता है वेजेस। और वेज करना मतलब होता है कि कई प्रकार की गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला हो। एक कार्य करने के लिए कई गतिविधियां की जाती हैं, उसकी पूरी श्रृंखला होती है, उसको बोलते हैं वेज। एस लगा दीजिए वेजेस, तो वो बन जाता है मजदूरी, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट यानी संतोष, संतोष। लेकिन कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब एक जगह पे बहुत सारी चीजें, एक बर्तन में या एक डिब्बे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो उसके वो कंटेंट्स हैं। या आपकी कोई किताब है, किताब में कंटेंट्स होते हैं, यानी सूची होती है कितने चैप्टर्स उसमें है, तो उसकी लिस्ट होती है, तो कंटेंट्स उनको कहते हैं। लेकिन कंटेंट यानी संतोष होता है। तो एस लगा देने से यानी सिंगुलर से प्लूरल कर देने में मतलब बदल जाता है। आयरन एक धातु है, लौ लौ जो है वो एक धातु है, लेकिन आयरन्स एस लगा दिया तो वो बेड़ियां होती हैं, जो कि बेड़ियां पहनाई जाती हैं जो अपराधियों को, तो वो बेड़ियां होती हैं आयरन्स। तो एस लगा दिया तो अर्थ बदल गया, और एस हटा दिया तो उसका अर्थ अलग हो गया। यही ये रूल नंबर 6 बोल रहा है कि कई बार संज्ञा में या नाउन में आप सिंगुलर में मतलब अलग होता है और प्लूरल में मतलब अलग होता है। अब ये है रूल नंबर 7 कि मटेरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है ए, एन या द। आपको ध्यान होगा शुरुआती क्लास में हमने बात की है ए एंड द। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, यानी भौतिक वस्तुओं के पहले, है ना, पदार्थ है ना भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु के पहले कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। यानी ए एंड द, ये तीनों ही जो शब्द हैं इनको पहले नहीं लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे एक पहले गलत तरह से वाक्य लिखा गया है कि माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर। ये गलत है। मेरी माँ को चांदी नहीं सोना पसंद है, को अंग्रेजी में लिखा गया है माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर। अ का मतलब होता है एक, कोई बोलता है एक सोना, एक चांदी, ऐसा कोई नहीं कहता है। 1 किलो हो सकता है पर एक का कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो सही क्या है, माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर। मेरी माँ को चांदी नहीं सोना पसंद है, ठीक है। ऐसे ही एक गलत वाक्य है कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। तो कास्ट आयरन पैन यानी लोहे की बनी हुई कढ़ाई एक तरह से,
तो इसमें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इससे जो खाना बनता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, उससे हमारे शरीर को लौह तत्व मिलता है। तो इसमें सही क्या है, लेकिन ये गलत है, तो सही क्या है? सही है, कुकिंग फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। यानी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें ये जो अ लगा हुआ है, अ कास्ट आयरन पैन, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे अ की नहीं है। राइट। तो रूल नंबर 7 है कि अगर कोई भी पदार्थवाचक संज्ञा होगी तो उसके साथ में आप अ, एन और द उसके पहले नहीं लगाएंगे। राइट। आठवां नियम है, टू पर्सोनिफाई अ न्यूटर जेंडर नाउन वी यूज न्यूटर जेंडर नाउन यानी उभयलिंगी संज्ञा। ठीक है। तो उसको उभयलिंगी संज्ञा अगर ज्यादातर वस्तुओं के लिए या निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, तो उनको अगर उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं तो मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग का उपयोग करते हैं। अगर कहीं हम ताकत की बात करते हैं, कहीं हम बल की बात करते हैं, तो हम वहां पे जो है वो पुल्लिंग लगाते हैं। और अगर कहीं सौंदर्य की बात, शांति की बात, ग्रेस की बात अगर हम करते हैं, तो हम वहाँ फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग का हम उपयोग करते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ ताकत की बात होगी तो वहाँ पे हम पुल्लिंग की संज्ञा की बात करेंगे। तो नियम है कि उभयलिंगी संज्ञा को दर्शाने के लिए शक्तिशाली वस्तु के लिए पुल्लिंग तथा सुंदर वस्तु के लिए जहाँ शांति हो, ऐसी जगह के लिए हम स्त्रीलिंग का उपयोग करते हैं। जैसे द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विथ ऑल हिज माइट। चांद अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था, है ना। और नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चांद जो है, चांद के साथ में हम लोग क्या लगाए, चांद, द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विथ ऑल हिज माइट। हिज माइट यानी ताकत, मतलब ये पुरुषवाचक है हिज। ठीक है, ये पुल्लिंग है। और वहीं इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। ठीक है, तो धरती माँ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऑलराइट। तो ये दो उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग पुल्लिंग की इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ओके। नौवां नियम है, द वर्क ऑफ आर्ट, द टाइटल ऑफ बुक्स एटसेट्रा इवन इफ दे साउंड प्लूरल आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। यानी कोई चित्र हो या कोई कला का नमूना हो या किताब का शीर्षक हो, भले ही वो बहुवचन हमें लगते हैं, किंतु होते वो एक वचन ही हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। जैसे द पैलेस ऑफ इल्यूजन इज एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत। महाभारत में पैलेस ऑफ इल्यूजन एक ऐसा महल बनाया गया था जो लाक्षागृह के नाम से था। और एक पैलेस ऐसा भी बनाया गया था, एक महल ऐसा भी बनाया गया था, इतना सुंदर, लाक्षागृह के अलावा एक ऐसा महल बनाया गया था जिसको पैलेस ऑफ इल्यूजन कहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर था और बहुत लुभावना था। लेकिन वहां पे भूल भुलैया सी थी। इल्यूजन मतलब लोग जाएं तो भूल भुलैया में खो जाएं। वो बहुत ही सुंदर था। तो महाभारत में पैलेस ऑफ इल्यूजन का उल्लेख बेहद प्रभावशाली था। अब ये जो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स हैं, ये नाम है, एक जगह का नाम है, क्योंकि बहुत ही सुंदर था। एक पूरा एक कलाकृति थी अपने आप में। अब चूंकि कलाकृति थी, तो अगर ये हमें बहुवचन जैसा लगता भी है इल्यूजन्स लिखने के बावजूद, पर यह हमेशा एक वचन के रूप में ही उपयोग में आएगा। द गेम ऑफ थ्रोन्स, ये एक सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो इज माय फेवरेट ड्रामा सीरीज। गेम ऑफ थ्रोन मेरी पसंदीदा नाट्य श्रृंखला है। गेम ऑफ थ्रोन भी जो है वो एक सिंगुलर के तौर पे ही, एक वचन के तौर पे ही मानी जाएगी। ये जबकि थ्रोन्स लिखा हुआ है, पर वो बहुवचन के रूप में नहीं, एक वचन के रूप में ही मानी जाएगी, क्योंकि ये भी एक कला का नमूना ही है। ठीक है। अब 10वां नियम है, ये दो भाग में है, ए और बी। तो 10वें में ए में क्या लिखा हुआ है
कि फॉर स्मॉल क्रीचर्स, इंसेक्ट्स और वेरी यंग चिल्ड्रन, न्यूटर जेंडर इज यूज। अगर बहुत छोटे कीट हैं, है ना, या छोटे शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमेशा उभयलिंगी संज्ञा का उपयोग करते हैं। जैसे द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग। इट जो है यहाँ पे ये उभयलिंगी हो जाता है। यहाँ ही या शी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को प्रत्येक घंटे में आहार चाहिए, नहीं तो वह रोने लगता है। पर यहाँ पे हम इट का उभयलिंगी उपयोग करें। आई कुड सी, सेकेंड है, आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, एक कीट है, तो उसमें हम इट्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इट्स है, फिर उभयलिंगी है। ही और शी का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। मैं तितली के हिलते पंख देख सकता हूँ, इट्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कीट और जो छोटे बच्चे हैं, बहुत शिशु हैं, उनके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो इट्स या इट, जो उभयलिंगी संज्ञा है। और ये 10th बी रूल है कि कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर टू लिविंग बीइंग्स। अगर लिविंग बीइंग्स का भी एक सामूहिक समूह है, लिविंग बीइंग्स का यानी सजीव चीज़ों का भी एक समूह है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, तो भी उसमें आप ध्यान रखेंगे कि हम उभयलिंगी संज्ञा का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि वो सामूहिक सामूहिक संज्ञा है। जैसे द टीम, अब टीम में तो दल में मान लीजिए क्रिकेट टीम है, दल है, तो वो तो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ना, एक समूह है, तो ये कलेक्टिव है। टीम मतलब कलेक्टिव नाउन है ये। और कलेक्टिव नाउन में भी जो है हमें इस्तेमाल क्या करना है, हमें यूज करना, वी हैव टू यूज न्यूटर जेंडर यानी उभयलिंगी ही हमें उपयोग करना है, उभयलिंग का इस्तेमाल करना है। इसलिए द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, इट्स यानी उभयलिंगी, दल ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, द आर्मी इज एट इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। सेना ने देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इट्स लगा हुआ है, इट्स फिर उभयलिंगी ही है। आर्मी भी बहुत सारे हमारे सिपाही हैं, बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं, उनके साथ में हमारी सेना तैयार होती है, बहुत सारे लोगों से एक सेना तैयार हुई। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ, और कलेक्टिव नाउन में हम देख रहे हैं कि उसमें इट्स का यूज होगा, उभयलिंग का इस्तेमाल होगा। तो आज के ये 10 नियम, 10 रूल्स ऑफ नाउन, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, और तब आप इन रूल्स का यूज़ करेंगे, और इन रूल्स का यूज़ करके आप करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश का आप यूज़ करेंगे। ग्रामर में आपसे कोई गलती नहीं होगी अगर इन 10 रूल्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ नीचे आप चैट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स एक बार में शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंग्लिश की क्लास, उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में हम लोगों का ग्रुप है इंग्लिश की क्लास फॉर यू प्लीज़, इस नाम से, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर क्लैरिटी देंगे, और हम लोग उस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की मिलकर कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना समझ में आएगा। प्रश्न दो ही लोग नहीं पूछते हैं बेटा, एक वो जो सब कुछ समझ गए, और एक वो जो कुछ समझना ही नहीं चाहते या समझ नहीं पाए हैं। बेहतर है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे कभी कोई फिर गलती नहीं होगी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ सेंटेंसेस हैं बहुत अच्छे जो स्वास्तिका ने दिए हैं। पहला सेंटेंस है सॉरी आई एम लेट, माफ़ कीजिएगा मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई। अगर आप कहीं देर से पहुंचते हैं तो हमेशा सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि कोई आपका हो सकता है, somebody must be waiting for you, so you can say सॉरी आई एम लेट। ओके, तो आप ज़रूर इसका यूज़ कीजिए, सॉरी आई एम लेट। नेक्स्ट है
अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए है, पर वो कह नहीं रहा है कि उसको हेल्प चाहिए है, तो आप ज़रूर उससे आप बोल सकते हैं या सॉरी, अगर आपको मदद चाहिए तो आप उससे बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़। आपको मदद चाहिए है, कोई आसपास में है, आपकी स्कूटी चालू नहीं हो पा रही है, तो यू कैन आस्क कैन यू हेल्प मी प्लीज़। ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी को मदद आप पहुंचाना चाहते हैं तो कैन कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ। या नीड सम हेल्प, नीड सम हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। नीड सम हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। अगर आपको मदद आपको लेनी है तो कैन यू हेल्प मी प्लीज, और अगर आप मदद देना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं नीड सम हेल्प, राइट। और ऐसे ही अगला फोर्थ सेंटेंस है कुड यू पॉइंट मी टू द एटीएम, क्या आप मुझे एटीएम दिखा सकते हैं कहाँ पर है। कई बार होता है कि एटीएम हो, कोई शॉप हो, कोई दुकान हो, जो हमें समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ जाना है हमको, हमें पता नहीं मालूम है, तो एड्रेस नहीं मालूम है, तो हम बोलते हैं कुड यू पॉइंट मी टू द एटीएम प्लीज, मुझे आप एटीएम दिखा देंगे। कुड यू पॉइंट मी टू द शॉप प्लीज, मुझे वो शॉप दिखा देंगे। कुड यू पॉइंट मी टू दिस एड्रेस प्लीज, आपके पास में एड्रेस लिखा हुआ है, टू दिस एड्रेस प्लीज। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको एड्रेस के बारे में बता देगा। भले ही जीपीएस अवेलेबल है आजकल, लेकिन कई बार जीपीएस होने के बावजूद भी ये होता है कि हम सही पते पे नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो देन वी कैन आस्क फॉर सम हेल्प, और जब व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर हेल्प तो हम लोग बोलेंगे कुड यू पॉइंट मी टू द एड्रेस प्लीज, एटीएम प्लीज, शॉप प्लीज। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। आप कई बार पूछते हैं किसी से और सुनो कैसे आना हुआ, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आराम से मुस्कुरा के व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप कैसे आना हुआ बताओ ना यार, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना। नेक्स्ट है सिक्स, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बहुत आप ईगर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं, बिल्कुल इंतजार ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बोलेंगे आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, और मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं आई कांट वेट। नेक्स्ट है बहुत छोटा सेंटेंस लेकिन बहुत प्रभावशाली सेंटेंस है, एंड दैट इज बिलीव मी, मुझ पे विश्वास कीजिए। बिलीव मी, बिलीव मी वट एवर आई एम सेइंग इज ट्रू, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ या कह रही हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स के बीच में भी खूब यूज होता है, बिलीव मी, है ना। तो बिलीव मी ऐसे कहा जाता है इसको। हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, हर एक सेंटेंस को 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर इसको यूज़ कीजिए, आपके चेहरा कैसा बन रहा है, आपके लिप्स कैसे बन रहे हैं, इनको आप रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गूगल की भी आप मदद ले सकते हैं, आप हमको भी लिख सकते हैं, हम भी आपको मदद करेंगे कि इनका उच्चारण सही हो, है ना। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ बड़े मज़ेदार वर्ड्स हैं आपके सामने। कल हमने देखा था बाथ, जो कि स्नान था, पर आजकल बाथरूम में फव्वारे लगे हुए हैं, तो फव्वारे से स्नान को बोलते हैं शावर। आई एम टेकिंग अ शावर, मैं फव्वारे से स्नान कर रहा हूँ। या शावर ले लो फिर शावर लेके आना, ओके तुम नहा लो फिर आना, है ना। गो एंड हैव अ शावर, है ना, जाके नहा लो, हैव अ शावर। फिर शावर के बाद में आप यूज़ करते हैं टॉवल, बेसिकली टॉवल, ओके टॉवल, टॉवल नहीं है, टावल है, टावल। टॉल यानी तौलिया, टावल तौलिया। कंघी को बोलते हैं कोम्ब, कंघी कोम्ब, कोम्ब नहीं होता है, कोम्ब, बस मुंह बंद वहीं, लिप्स क्लोज, कोम्ब। दाढ़ी बनाने का रेजर, दैट इज नोन एज रेजर। दाढ़ी को कहते हैं, दाढ़ी को कहते हैं बियर्ड, BEARD, बियर्ड। और मुस्टैश को कहते हैं, मूछ को कहते हैं मुस्टैश, मूछ को कहते हैं, मूछ को कहते हैं मुस्टैश, ओके मुस्टैश एंड बियर्ड। ब्रश आप यूज करते, पापा यूज करते होंगे, हो सकता है ब्रदर्स यूज करते हैं ब्रश शेव करने के लिए, राइट। शेव करना मतलब दाढ़ी बनाना, शेव, SHAVE, शेव, ठीक है। दाढ़ी और मूछ बनाने के लिए आजकल एक उपकरण आता है, उसको बोलते हैं ट्रिमर। वो दाढ़ी मूछ को ट्रिम कर देते हैं, दाढ़ी पूरी नहीं बनाते हैं बच्चे आजकल, थोड़ा फैशन करते हैं ना, तो हल्की दाढ़ी बनाएंगे, थोड़ी दाढ़ी छोड़ देंगे। दे यूज ट्रिमर, ट्रिम करना, काटना, ट्रिमर। तो ये आजकल आज के वर्ड्स हैं, बड़े सुंदर वर्ड्स हैं।
जिनको आप लोग अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन है व्हाट इज माय ड्रीम, मेरा सपना क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा सपना क्या है। सपना वो होता है, कहते हैं, जो सोने नहीं देता, है ना। सपना वो होता है जो सोने नहीं देता, बहुत फेमस सेइंग है ये। एंड हाउ लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प मी टू फुलफिल माई ड्रीम। यदि मैंने इंग्लिश सीखी तो मुझे किस तरह से मदद मिलेगी अपना सपने को पूरा करने में। ये आज का क्वेश्चन है। इस बारे में सोचिए, इस बारे में डिस्कशन कीजिए, इस बारे में आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर डिस्कशंस कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड सपना देखने के लिए करेज चाहिए बच्चों, करेज यानी हिम्मत। तो बी करेजियस, जेन्युइनली, ईमानदारी के साथ में साहसी बनिए, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाएं। अच्छे से प्लान कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड बी करेजियस इनफ, यानी आप जो है हिम्मती बनिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और द करेज कम्स विद द एक्शन। करेज आता कैसे है, करेज हिम्मत आती कैसे है, ये स्वास्तिका ने बहुत अच्छा यहाँ पे कोटेशन दिया है कि करेज तभी आता है जब हम कोई एक्शन लेते हैं। करेज के साथ साथ एक्शन आता है। बिना किसी एक्शन के, यानी आपने कोई काम ही नहीं किया तो साहस किस काम का। साहस आएगा तो कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, और योजनाबद्ध ढंग से अगर कोई कार्य होगा तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। सो ये आज का कोटेशन आपके लिए। कल हम लोग वर्ब एंड इट्स यूजेस, वर्ब्स यानी क्रिया के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, फ्रेजेस सेंटेंसेस ऑफ द डे होंगे, वर्ड्स ऑफ द डे होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप हमेशा की तरह होगा। सो प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय हो, अपने अपने इष्टों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुजनों की जय हो। थैंक यू सो मच बच्चा, सब लोगों को क्लास में आने के लिए थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज मेड माई डे, यू ऑलवेज मेक माई डे। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ में। इसी तरह से इंग्लिश आप लोग सीखते रहिए, प्रगति करते रहिए, प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे बाबा ब्लेस यू ऑलवेज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।